ऐतिहासिक व्यक्तित्व वल्लियप्पन उलगनाथन चिदंबरम पिल्लई 1872 से 1936। प्रमुख तथ्य। वल्लियप्पन उगलनाथन चिदंबरम पिल्लई तमिलनाडु के एक राजनेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें वीओसी तथा कप्पलुट्टिय तमिलन नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय जलयान उद्योग को सम्मानजनक स्थान दिलवाने के लिए भी याद किया जाता है। वल्लियप्पन उलगनाथन चिदंबरम पिल्लई का जन्म 5 सितंबर 1872 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के ओट्टापिडारम में एक प्रख्यात वकील उलगनाथन पिल्लई और परमी अम्माई के घर हुआ था। 14 वर्ष की आयु में चिदंबरम अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए तुत्तुकुड़ी गए। उनकी आरंभिक शिक्षा सेंट जेवियर हाई स्कूल, कॉल्ड वेल हाई स्कूल तुत्तुकुड़ी और हिंदू कॉलेज हाई स्कूल तिरुनेलवेली में हुई। चिदंबरम के पिताजी ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए तिरुचिरापल्ली भेजा। इसके पहले उन्होंने तालुका ऑफिस में क्लर्क के पद पर कुछ समय तक काम किया। उन्होंने 1894 में वकालत की परीक्षा पास की और 1895 में ओट्टापिडारम लौट आए और वहां उन्होंने वकालत शुरू की। चेन्नई में उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद आश्रम के संत रामकृष्णांतर से हुई। उन्होंने उन्हें देश के हित में कुछ करने की प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से चिदंबरम ने राजनीति में प्रवेश किया। सन 1990 के बाद चेन्नई में वे तमिल कवि भारती यार से मिले और दोनों एक दूसरे के अभिन्न मित्र बन गए। चिदंबरम पिल्लई ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद राजनीति में प्रवेश किया। वर्ष 1905 के अंत में चिदंबरम पिल्लई ने मद्रास का दौरा किया और बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन से जुड़े। तूतीकोरिन वर्तमान थुत्तुकुड़ी में चिदंबरम पिल्लई के आने के पूर्व तक तिरुनेलवेली जिले में स्वदेशी आंदोलन ने गति प्राप्त करना शुरू नहीं किया था। चिदंबरम ने स्वदेशी प्रचार सभा, धर्म संघ ने सबू सालई, नेशनल गोडाउन मद्रास अग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड और देशाभिमान संगम जैसी संस्थाओं का निर्माण किया। इन संस्थाओं के सहयोग से वहां स्वदेशी आंदोलन ने गति प्राप्त की। 1906 तक चिदंबरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी SSNCO के नाम से एक स्वदेशी मर्चेंट शिपिंग संगठन स्थापित की। इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश स्वामित्व वाली ब्रिटिश इंडिया नेविगेशन कंपनी BISNC के आधिपत्य एवं एकाधिकार को समाप्त करना था और वे अपने इस प्रयास में काफी हद तक सफल भी रहे। चिदंबरम पिल्लई और शिवा को उनके प्रयासों हेतु तिरुनेलवेली स्थित कई वकीलों द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिन्होंने स्वदेशी संगम या राष्ट्रीय स्वयंसेवक नामक एक संगठन का गठन किया। तूतीकोरिन कोरल मिल्स की हड़ताल 1908 की शुरुआत के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन ने एक द्वितीयक चरित्र प्राप्त कर लिया। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह 1917 से पहले भी चिदंबरम पिल्लई ने तमिलनाडु में मजदूर वर्ग का मुद्दा उठाया था और इस तरह वो इस संबंध में गांधी जी के अग्रगामी थे। उन्होंने मेयाराम 1914, मेया रिवू 1915, एंथोलॉजी 1915, आत्मकथा 1946, थिरुकुरल के मनुकुदावर के साहित्यिक नोट्स के साथ 1917, टोल्कपियम के इलमपुरनार के साहित्यिक नोट्स के साथ 1928 आदि कृतियों की रचना की। चिदंबरम पिल्लई की मृत्यु 18 नवंबर 1936 को तूतीकोरिन में हुई। स्कंद गुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। प्रमुख तथ्य। गुप्त शासक कुमार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसका शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंद गुप्त के शासनकाल के अध्ययन के स्रोत के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उसके द्वारा जारी किए गए अभिलेख हैं। उसके जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को परास्त कर वहां पर्णदत्त को राज्यपाल नियुक्त करने का उल्लेख है। स्कंदगुप्त द्वारा जारी इंदौर ताम्रपत्र लेख 146 गुप्त संवत अर्थात 465 ईस्वी से सूर्य पूजा तथा सूर्य मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए दान किए जाने का विवरण है। स्कंदगुप्त का भितरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के भितरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।
भीतरी स्तंभ लेख के स्कंदगुप्त का पुष्यमित्रों और हुणों से संघर्ष का भी पता चलता है। स्कंदगुप्त का कहोम अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है। कहोम अभिलेख में उल्लेखित विवरण से पता चलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थकारों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का गढ़वा शिलालेख इलाहाबाद के करछना तहसील के गढ़वा स्थान पर प्राप्त हुआ। 148 गुप्त संवत अर्थात 467 ईस्वी ये स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख था। उसको अपने शासनकाल में बर्बर, म्लेच्छ, जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित कर देश से बाहर खदेड़ दिया। भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी यात्री सुंग युन 515 से 520 ईस्वी ने अपने यात्रा विवरण में गंधार पर शासन करने वाले तिगिन को प्रथम हूण शासक के रूप में उल्लेखित किया है। स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में नागवंशी शासकों को भी पराजित किया। स्कंदगुप्त के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाचल से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तारित थी। उसने वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के कारण पद्म भागवत का विरुद्ध धारण किया। स्कंदगुप्त ने भितरी नामक स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। सुदर्शन झील के तट पर वहां के राज्यपाल चक्रपालित ने विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। पृष्ठ संख्या 84। बर्बर हूणों को परास्त कर स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त ने 3 प्रकार के सिक्के, धनुर्धर, राजा और लक्ष्मी तथा अश्वारोही प्रकार के सिक्के चलाए। पश्चिमी और मध्य भारत में उसने चांदी के सिक्के जारी किए। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त विक्रम प्रकाशादित्य 467 से 69 ईस्वी शासक हुआ। इसी समय से गुप्त साम्राज्य की सीमाएं संकुचित होना शुरू हो गई थीं। राजेंद्र प्रथम 1012 ईस्वी से 1044 ईस्वी। प्रमुख तथ्य: चोल शासक राजराज प्रथम की मृत्यु के उपरांत उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। सम्राट बनने के बाद उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। अपने शासन के 5वें वर्ष 1017 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया तथा वहां के शासक महिंद पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर स्थित सदिमंतीब नामक द्वीप पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। किसी भी चोल शासक द्वारा ये पश्चिम का सर्वप्रथम अभियान था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत राजेंद्र ने पांड्यों और चेरों पर भी आक्रमण किया। इन राज्यों को विजित करने के पश्चात उसने अपने पुत्र राजाधिराज को पांड्य प्रदेश का वॉयसराय महामंडलेश्वर नियुक्त किया एवं उसे चोल पांड्य की उपाधि दी। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को परास्त किया। गंगा घाटी के इस अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगई कौंड चोल का विरुद्ध धारण किया तथा इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगई कौंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम के निकट सिंचाई के लिए उसने चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1035 ईस्वी कडारम आधुनिक केदह के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध थी। श्री विजय साम्राज्य मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों तक विस्तारित था। राजेंद्र प्रथम के चोल जहाजी बेड़े ने बंगाल की खाड़ी को पार कर कडारम के श्री विजय नरेश संग्राम कुलोतुंग वर्मन को परास्त किया और निकोबार द्वीप समूह एवं मलय प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। श्री विजय साम्राज्य पर राजेंद्र प्रथम के आक्रमण के 2 कारण थे। 1. श्री विजय साम्राज्य संभवतः पूर्वी जगत के साथ चोलों के व्यापारिक संपर्क और विनिमय में बाधा बना हुआ था। 2. औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार। उसके तिरुवालंगाडु एवं करंदाई तंजौर अभिलेखों में उसकी उपलब्धियों की सबसे विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। चूंकि श्रीलंका एवं मालद्वीप पर चोल नियंत्रण बना हुआ था, जिसके कारण पूर्वी जगत विशेषतः चीन के साथ व्यापार को भी प्रोत्साहन मिल रहा था। राजेंद्र द्वारा बंगाल पर आक्रमण तमिल प्रदेश से प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा एवं दर्शन का व्यापक विकास हुआ। उसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की स्थापना करवाई।
राजेंद्र प्रथम के विद्यानुराग की पुष्टि उसके द्वारा धारण उसकी उपाधियों जैसे पंडित चोल, मुड़ी गुंड चोल आदि से होती है। 1044 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र राजाधिराज प्रथम उत्तराधिकारी बना तथा सफलता प्राप्त की। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941। प्रमुख तथ्य: बहुआयामी अनेक प्रतिभाओं के धनी कवयित्री रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कलकत्ता के जोधासांकी ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनकी पहली कविता 1874 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो सर्वत्र सराही गई। इस कविता का विषय प्रकृति प्रेम और राष्ट्र प्रेम दोनों ही थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रकृति से काफी प्रेम था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। ब्रिटिश लेखकों में वे शीले से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्हें संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। इसी कारण उनकी रचनाओं में तीनों साहित्यों का पुट मिलता है। इवनिंग सॉन्ग नामक पुस्तक से वे उच्च स्तर के लेखकों की श्रेणी में आ गए। रविन्द्र ने जनसाधारण तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए हितवादी और साधना नामक पत्रिकाओं का संपादन प्रारंभ किया और जनसाधारण तक अपना राष्ट्रवादी और मानवतावादी संदेश पहुंचाने लगे। 1903 ईस्वी में इन्हीं पत्रिकाओं में उनका एक काव्य संग्रह 13 खंडों में प्रकाशित हुआ। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास गोरा था, जो उन्होंने 1903 से 7 ईस्वी के बीच लिखा। इसका मुख्य पात्र गोरा नामक शिक्षित युवक था, जिसने पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर अपने पारंपरिक मूल्यों को त्याग दिया था। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने मूल संस्कृति के प्रति आस्था रखने के भाव उजागर किए हैं और देशभक्ति की भावना बढ़ाने का प्रयास किया। टैगोर ने इस वास्तविकता को जाना कि गांव ही भारतीय संस्कृति और राजनीति का आधार है। रविन्द्र ने अपने लेखों में भारतीयों को संदेश दिया कि वे पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण न करें, बल्कि अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर गर्व करें। उन्होंने शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए भी विचार रखे। वे भले भांति जानते थे कि कोरे विचार समाजोत्थान या लोक कल्याण नहीं कर सकते। अतः उन्होंने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की, जहां वे छात्रों को अपने तरीके से शिक्षित करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार माना गया। उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। 1913 ईस्वी में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया। गीतांजलि एक भक्ति काव्य है जो वैष्णव गीतों पर आधारित है। इसके माध्यम से कवि ने भारतीयता एवं भक्ति का संदेश दिया है। भारतीय समाज की दयनीय दशा को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचार दिया कि खराब आर्थिक दशा और निम्न स्तरीय ग्रामीण जीवन में केवल शिक्षा ही सुधार ला सकती है। उन्होंने सामूहिक खेती और कुटीर उद्योगों के साथ साथ तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा को सामाजिक विकास के लिए आवश्यक बताया। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान टैगोर ने अपनी कविताओं द्वारा देशभक्ति की भावना का संचार किया। पृष्ठ संख्या 85। उनके अमार सोनार बांग्ला नामक गीत ने राष्ट्रीय आंदोलन को हवा दी। ये गीत जुबां जुबां पर आ गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। 1911 ईस्वी में टैगोर ने जन गण मन अधिनायक की रचना की, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गान बना। टैगोर ने अपनी रचनाओं से भारतीय साहित्य को समृद्ध तो किया ही, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में जान भी फूंक दी।